भारत के प्राचीन इतिहास की इस कड़ी में आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम लोग एक अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता भारतीय संस्कृति की लंबी कहानी का एक प्रारंभिक बिंदु है। वर्षों पहले तक यह माना जाता रहा है कि हमारी संस्कृति की शुरुआत वैदिक युग से होती है, लेकिन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज ने इस बात को झुठला दिया और हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को 1000 वर्ष से अधिक प्राचीन होने का गौरव प्रदान किया। हाल के शोधों के आधार पर इस सभ्यता का काल और पहले लगभग 3500 ईसा पूर्व तक माने जाना लगे हैं। आगे इसमें देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग अब सैंधव सभ्यता के नाम से जानते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग करता है। इसकी शुरुआत जॉन मार्शल के इसके प्रथम महानिदेशक इनको बनाया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि इस विभाग की स्थापना की गई थी। सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सबसे पहले खोज इसी की हुई थी, उसको ध्यान में रखते हुए इसको सिंधु सभ्यता बोला गया। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ें तो देखते हैं कि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में ऐसे कई स्थल, लगभग 40 स्थल मिलते हैं, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे और आगे पुरातत्व विभाग की खोजें सामने आई, उनकी रिसर्च सामने आई और यहाँ पे उत्खनन कार्य बृहद स्तर पर जब हुआ तो लगभग भारत और पाकिस्तान को मिलाकर लगभग 1400 स्थलों की खोज हुई है। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम शाहनी ने किया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में, वर्तमान में इसका शाहीवाल नाम है, स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। ये दोनों इस सभ्यता के ऐसे नगर थे जो बहुत बड़े थे। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, ध्यान देना है, पहले तो कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, लेकिन कई बार फैक्ट में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि दाएं तट पर है या बाएं तट पर, तो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। अगर आप लोगों ने एक मोहनजोदारो मूवी आई थी वो देखी होगी, तो लास्ट में जब सभ्यता का विनाश उसमें बाढ़ दिखाया गया है। तो जब पुल बना रहे होते हैं तो वो सभ्यता किस साइड होती है? दाहिने तट पर होती है सिंधु नदी के, और पुल बना के उसमें बाएं साइड आते हैं। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया। अब ये सभ्यता कितनी पुरानी थी इसका निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं? तो रेडियो कार्बन 14 की जैसी नवीनतम विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। ध्यान देना है, ईसा पूर्व मतलब ईस्वी सन जब से प्रारंभ हुआ था उससे 2300 से 1700 साल पहले। अगर आज देखें तो 2020 प्लस 2300, इसको जोड़ेंगे तो आज से इतने साल पहले, लगभग 4800 कुछ साल पहले, जो सर्वाधिक मान्य है। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल, ध्यान देना है कि ऐसे कुछ बना लेंगे हम लोग अपने नोट्स में, तो सबसे पश्चिमी पुरास्थल जो है वो कौन सा है? शुतकांगेडोर। शुतकांगेडोर। सबसे पूर्वी पुरास्थल उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर। पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर। सबसे उत्तरी पुरास्थल मांडा पड़ता है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणी पुरास्थल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति में देखा था, दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। इसका आकार त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जो जनसंख्या थी वो मिश्रित प्रजाति की थी। इसमें कम से कम 4 प्रजातियां थीं: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, भूमध्य सागरी, अल्पाइन और मंगोलाइड। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरी थे। ये लोग जो भी निवास कर रहे थे इस सभ्यता में, जो भी लोग थे, ये कहाँ से आए थे? तो इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि सिंधु सभ्यता के उद्भव में सबसे बड़ी समस्या, इस सभ्यता के अवशेष जहाँ कहीं भी मिले हैं वे अत्यंत विकसित अवस्था में हैं। जैसे इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे सबसे पहले क्या होता है, वर्तमान में एक गांव का निर्माण होता है, लोग वहाँ पे रहना शुरू करते हैं। फिर क्या होता है, गांव धीरे धीरे कस्बे में परिवर्तित होता है, कस्बा नगर में, और नगर फिर शहर में। ऐसा बहुत मुश्किल से होता है कि लोग सीधे नगर में डेवलप कर जाएं। यहाँ पे लेकिन क्या हुआ, जहाँ भी अवशेष मिले हैं पूरी तरीके से नगरीकरण रहा है, वहाँ पे उन्नत अवस्था में नगर रहे हैं। तो ये एक चीज़ दर्शाती है, या तो ये लोग कहीं से आए थे, इनको पूरी जानकारी थी। अब जैसे हम प्रेजेंट सिनेरियो में क्या होता है, सीधे हम लोग किसी भी नगर में ज़मीन खरीदते हैं और वहाँ पे प्लॉट बना के सब कुछ डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग उस तकनीक का लेवल हम लोगों के पास है, उपलब्ध है, सारे संसाधन उपलब्ध हैं। तो इसकी समस्या ये है। फिर एक मत बनता है कि ये लोग कहीं बाहर से आए थे, इसको लेके। एक दूसरा मत जब उसमें देखा जाता है कि कुछ विद्वान बोलते हैं कि इन सभ्यताओं के लोग मिस्र सभ्यता या अन्य कई जगहों से, विदेशों से आए थे और यहाँ आकर बस गए थे। लेकिन जब दोनों सभ्यताओं पे प्रॉपर तरीके से देखा जाता है, तब देखा जाता है बहुत सारे अंतर हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर की अवस्था है वो पूरी तरीके से विकसित अवस्था में है। एक प्रॉपर तरीके से घर बने हुए हैं, उसमें नालियाँ प्रॉपर तरीके से हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है। जबकि हम लोग देखते हैं मिस्र की सभ्यता में या मेसोपोटामिया की सभ्यता में, तो वहाँ इतना डेवलपमेंट हम लोगों को नहीं दिखता है। तो और अगर लिपि की तुलना की जाए तो उनमें भी दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई देता है। तो एक चीज़ ये भी पैदा होती है कि ये लोग यहीं के थे और विदेश से नहीं आए थे। विदेशी उद्भव का जिन लोगों ने इस मत का सपोर्ट किया उनमें से कुछ नाम हैं: जॉन मार्शल, व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और क्रेमर और डीडी कौशाम्बी। स्वदेशी उद्भव के जो मत हैं उसमें हैं फेयर सर्विस, अमलानंद घोष, आलचिन दंपति और एसआर राव और डीपी अग्रवाल। अब कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने बोला है कि कहाँ कहाँ से आए हैं। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने बोला है कि ये आर्य थे। गार्डन चाइल्ड एंड व्हीलर ने बोला है कि ये सुमेरियन सभ्यता से आए हुए थे। राखाल दास बनर्जी ने बोला है कि ये द्रविड़ लोग थे। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो केंद्रीय नगर में डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, दूसरा तटीय नगर जैसे लोथल एवं पत्तन, और कुछ अन्य नगर एवं कस्बे। सिंधु सभ्यता के 3 केंद्रीय नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा समकालीन बस्तियां थी। मतलब ये नगर एक ही काल में बसे थे और इनमें आपस में व्यापार भी होता था। हड़प्पा के टीले
हड़प्पा के बारे में देखते हैं कि उसकी क्या क्या विशेषता थी। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सबसे पहले जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी, लेकिन ये इसकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाए। 1920-21 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब के तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति शाहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा की खुदाई किसने की थी, सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, और किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेसन के द्वारा दी गई। फिर 1920-21 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसका सर्वेक्षण प्रॉपर तरीके से आरंभ हुआ और ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। 1920-21 और 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा वर्ष 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर इसका उत्खनन कराया। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि इनमें से कौन कौन से हड़प्पा नगर से संबंधित थे। 4 ऑप्शन दे देगा, 3 लोग ये लोग हैं, एक नहीं हो सकता है। तो इसमें कौन कौन से लोग हैं, चार्ल्स मेसन ने इसकी जानकारी दी, दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन कराया, फिर देन माधव स्वरूप वत्स ने इसका कराया, देन मार्टिमर व्हीलर ने। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी को नगर टीला जहाँ नॉर्मल जन सामान्य रहते थे, पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला बोलते हैं, जहाँ अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ग के लोग रहते थे। यहाँ से 6-6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो यहाँ की एक विशेषता है। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र में दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान है। अब यहाँ अंतर देखना, ताम्र पाषाण युगीन या पाषाण युगीन सभ्यताएं थी, उसमें क्या था, कब्रिस्तान उसी आवास क्षेत्र में बनाया जाता था घर के अंदर। यहाँ आवास क्षेत्र से हटके भी कब्रिस्तान है, जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवशेष ध्यान देना है कि किस, पहले तो एक हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में एक नगर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे उसमें, लेकिन कुछ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिसको एक तरीके से फैक्ट हम मानते हैं, उसको बहुत क्लियरली दिमाग में होना चाहिए कि आइडेंटिफाई कि किस नगर से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे हम लोग उर्वरता की देवी माना गया है, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं और जौ के दानों के अवशेष मिले हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी बोला गया है, ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो, सिंध भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है, हड़प्पा पंजाब प्रांत में था। सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखाल दास बनर्जी इनके द्वारा 1922 ईस्वी में की गई। मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक वृहद स्नानागार है। सबसे ज़्यादा यहाँ एक स्नानागार मिला है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली हैं, जिनमें अभिलेख कुछ लिखा गया है। ऐसी मोहरें मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल अन्नागार है। बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में यह विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पुरोहितावास था, यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा हो। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थीं। सड़कें मुख्य रूप से 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे राजपथ कहा जाता था। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। नगर को अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है।
मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग को स्तूप टीला भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की एक नृत्यरत नारी की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड, गले हुए तार के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। अगला आता है नगर तीसरा, चनुदड़ो। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चनुदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में MG मजूमदार ने की थी। वर्ष 1935-36 में इसका उत्खनन मैके ने किया। यहाँ सैंधो संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर और झांगर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था चनुदड़ो। जहाँ मड़िकारी, मोहर बनाना, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। यहाँ मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी प्राप्त हुई है। तो मनका बनाने का कारखाना सबसे इंपॉर्टेंट है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? चनुदड़ो से। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख हैं अलंकृत हाथी, खिलौने एवं कुत्ते की बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक। चनुदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है अन्य नगरों की तरह। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज डॉक्टर एसआर राव ने की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्राशील, दूसरे जगह की मुद्राशील दूसरे देश की मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे में व्यापार होता था। पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल में गढ़ी और नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ जहाज़ों की गोदी या डॉकयार्ड है। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष धान और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहर, घोड़े की लघु मृगमूर्ति, 3 युगल समाधियाँ हैं। अगला कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। लोथल कहाँ था? गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। वर्ष 1961 में बीबी लाल एवं बीके थापर ने इसका उत्खनन आरंभ किया। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधो सभ्यता के नीचे प्राक सैंधो संस्कृति के पुरावशेष भी मिलते हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने हैं, जबकि कालीबंगा के भवन, यहाँ के भवन कैसे हैं? कच्ची ईंटों के ही बने हुए हैं। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार बनाने में ही किया गया है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा, जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया। यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिले कालीबंगा से। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिण के अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने हैं। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना हुआ आयताकार गर्त था, जिसमें पशुओं की हड्डियां थीं। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थीं। यहाँ से सेलखड़ी तथा मिट्टी की मोहरें एवं मृदभाण के टुकड़े मिले हैं। धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ केरन में अवस्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967-68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की।
धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने। कहाँ स्थित है? गुजरात में। वर्ष 1990-91 के दौरान आरएस बिष्ट द्वारा इसका व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। यह नगर आयताकार बना हुआ था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्यनगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया था। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। जलाशय मिला हुआ है यहाँ से विशाल, और यहाँ के निवासी, यहाँ की स्पेशलिटी क्या थी? उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। धौलावीरा एक तरीके से एक पर्वतीय भाग में स्थित है, मतलब यहाँ की जो नीचे की चट्टानें बहुत कठोर हैं, तो यहाँ कुएं भी बहुत मिले हैं। एक तरीके से कैसे जल निकासी की जाती थी, ये सारी वहाँ की स्पेशलिटी थी। और यहाँ पे कठोर चट्टानों के बना होने के कारण इसका क्षय अन्य नगरों की अपेक्षा कम हुआ है। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है, जिसमें 10 चिन्ह दिए हुए हैं। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुतकांगेडोर पश्चिमी स्थल था, जबकि सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ नगर 2 वर्गीकृत भागों गढ़ी और आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ कब्रिस्तान से कलश समाधान के उदाहरण मिले हैं। कल भी समाधान के बारे में मैंने बताया था, एक तो संपूर्ण समाधान, एक क्या था? आंशिक समाधान। पूर्वी भारत में कैसा होता था? आंशिक समाधान। पश्चिमी भारत में क्या था? संपूर्ण समाधान। दोनों में अंतर क्या होता है? संपूर्ण समाधान क्या होता है और आंशिक समाधान क्या होता है? संपूर्ण समाधान में किसी भी मृत व्यक्ति की शव को पूरी तरीके से जमीन में गाड़ दिया जाता है, कब्रिस्तान बना के, जैसे आज किया जाता है। जबकि आंशिक समाधान में क्या होता है कि मृत व्यक्ति को कुछ समय तक खुले में डाल दिया जाता है। पशु पक्षियों के द्वारा उसका जब विघटन किया जाता है, तो उसके बाद जो अवशेष बचते हैं उनको किसी पात्र में भरकर उनको दफना दिया जाता है, और यह उस व्यक्ति के जो यूज करने वाली, उपयोग करने वाली वस्तुएं हैं उनको उनके साथ में दफनाया जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आंशिक समाधान। आंशिक समाधान आज भी जो पारसी लोग हैं ये लोग फॉलो करते हैं, जबकि संपूर्ण समाधान बाकी लोग संपूर्ण समाधान ही फॉलो करते हैं। सुतकोटदा से घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। दैमाबाद महाराष्ट्र में था, लास्ट लेक्चर में भी देख सकते हैं। प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। किस किनारे पर? फिर प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर। यह सैंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ के मृत भाण, यहाँ से जो जो चीज़ें मिली हैं, सैंधो लिपि की एक मोहर मिली है, तस्तरी, प्याले आदि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।